हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम सी ए वेद एंड वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे ITR 2 के बारे में, जो आप फाइल कर सकते हैं जब अगर आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल की हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि कितना टैक्स जो है आपको पे करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में, अगर आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल किया है, और आप उसकी ITR कैसे फिल कर सकते हैं, कहाँ जाकर आप उस प्रॉफिट या गेन को शो कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि जो आपका वो गेन है, आप उसके ऊपर जो टैक्स आपके ऊपर लगने वाला है, आप उसको कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए डिटेल में हम इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका टैक्स ट्रीटमेंट बता देता हूं। अगर आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो उसके ऊपर क्या टैक्स ट्रीटमेंट होता है। सपोज करें अगर आपने कोई प्रॉपर्टी जो है वो सेल कर दी है विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, या आप बोल सकते हैं कि आपने वो जो प्रॉपर्टी होल्ड की है वो 24 महीने से ज़्यादा या 2 साल से ज़्यादा होल्ड की है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। तो उस केस में जब आपकी प्रॉपर्टी सेल कर देंगे 24 महीने के अंदर अंदर या 2 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से, तो आपका जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लग जाएगा। अगर आप 5%, 20% या 30% जिस भी स्लैब में फॉल कर रहे होंगे, तो वो स्लैब आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा उस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। अगर मैं वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूँ तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तब होता है जब आप वो प्रॉपर्टी सेल करते हैं आफ्टर 24 मंथ्स, या आप बोल सकते हैं आफ्टर 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। जिस दिन आपने वो परचेज़ किया था उसके 2 साल के बाद अगर आप सेल करते हैं उस प्रॉपर्टी को, तो उस केस में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। और वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड ही 20% का टैक्स लग जाता है। तो ये तो ही टैक्स ट्रीटमेंट की बात। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हम अपनी ITR 2 के अंदर इसको कहाँ पर जाकर शो करते हैं, और इसके ऊपर वो जो टैक्स हमारा है उसके ऊपर, उस गेन के ऊपर जो कैपिटल गेन आपने इसके ऊपर अर्न किया है उसके ऊपर हम इसकी टैक्स की सेविंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम अपनी ITR को भी देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर ले आया हूँ। देखिए आपको इस तरीके से पोर्टल नज़र आ जाएगा। तो चलिए हम अपनी ITR 2 को फाइल कर लेते हैं। तो आप फाइल नाउ पे भी क्लिक कर सकते हैं, या आप ऊपर ई फाइल के अंदर जाएंगे तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न नज़र आएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न नज़र आ जाएगा। इस पर क्लिक कर दीजिए, असेसमेंट ईयर को चूज़ कर लीजिए, 22-23 है, ऑनलाइन मोड ले लीजिए और इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो कंटिन्यू करने के बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर दीजिए। अब यहाँ नज़र आ जाएगा आप इंडिविजुअल हैं, HUF फैदर है तो आप इंडिविजुअल हैं, तो इसको कंटिन्यू कर दीजिए। अब यहाँ पे ITR फॉर्म में आप 2 चूज़ कर लीजिए, ITR 2, और प्रोसीड विद ITR 2 कर दीजिए। तो अब लेट गेट स्टार्टेड कर दीजिए। अब देखिए आपसे यहाँ पूछेगा अगर आपकी इनकम जो है मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, तो इस केस में मेरी ज़्यादा है तो मैं इसको टिक कर लेता हूँ। अगर आपकी 2 लाख या 3 लाख से ज़्यादा नहीं है सीनियर सिटीजन के केस में, तो आप अदर चूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप में से इसमें इस तरीके से कुछ ऑप्शन है आपके पास, इन तीनों में से आप इसको रीड कर लीजिए। अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो मैं इस पर टिक कर देता हूँ। सेकंड में इनकम है तो इनकम पे क्लिक कर देता हूँ। इनकम में देखिए आपको ये पूछेगा सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, शेड्यूल कैपिटल गेन, इस बहुत सारी चीज़ें पूछेगा। तो यहाँ पर मैं देखिए शेड्यूल कैपिटल गेन मुझे फिल करना है, तो डिटेल ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर मैं इसके ऊपर टिक कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इसके ऊपर टिक करूँगा तो डिडक्शन के बारे में पूछेगा। तो डिडक्शन के पेज पे देखिए मैं 80D और 60 को मैं टिक कर देता हूँ। टैक्स के बारे में पूछेगा तो मैं सबको ही टिक कर देता हूँ। अगर आपके केस में TCS कटा हुआ है तो इसको आप टिक कर दीजिए। अदर्स के बारे में पूछेगा तो सब पे टिक कर दूँगा। काफ़ी सारे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट भी आएंगे, और आप सारे ही कॉलम्स को टिक करने के बाद जब ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं ऊपर, इनको एक बार फिल करने के बाद कंटिन्यू कर दीजिए। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे इस तरीके से आपको कुछ दिखाएगा, आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। दोबारा आपसे इस तरीके से पूछेगा, आप इसको भी कंटिन्यू कर दीजिए। फिर आपसे ये पूछेगा कि आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, तो मैं नहीं जाना चाहता, मैं ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही अपना टैक्स फाइल करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो जैसे ही कंटिन्यू करूँगा तो फिर आपको स्टॉप में ही सैलरी एग्जम्पशन दिखा देगा, आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। डिडक्शंस दिखा देगा। अभी मैं कोई भी डिडक्शन फिल नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको सिंपली कैपिटल गेन के बारे में ही दिखाना चाहता हूँ, तो इसको भी कंटिन्यू कर देता हूँ। अगर आप भरना चाहते हैं तो इसको भर सकते हैं, आपके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। तो अब इस तरीके से आपको दिखाएगा प्रीफिल्ड इन्फॉर्मेशन के बारे में, इसको ओके कर दीजिए। तो अब आपको ये पार्ट ए में ले आएगा जनरल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो मैं इसके ऊपर टिक कर देता हूँ। तो देखिए टॉप में ही मेरी जनरल इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, मेरा नाम दिखा देगा, पैन नंबर दिखा देगा, आधार नंबर जो मैंने हाइड किया हुआ है। थोड़ा नीचे आऊँगा कॉन्टैक्ट डिटेल दिखा देगा। फाइलिंग स्टेटस में मैं देखिए सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। नीचे आऊँगा तो देखिए न्यू टैक्स रिजीम मैंने नो किया था। थोड़ा सा नीचे आऊँगा तो मुझसे रेजिडेंशियल स्टेटस पूछेगा। आपको यहाँ पर रेजिडेंस स्टेटस इन इंडिया में रेजिडेंट सेलेक्ट कर लेना, और जब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। टॉप में ही देखिए यू वर इन इंडिया फॉर 182 डेज़, तो आप इस पर टिक करेंगे तो आपको कई ऑप्शन दिखाएगा, आपको टॉप वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है, ये वाला। तो आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको रिप्रेजेंटेटिव SSC दिखाएगा, नो कर देना है, डायरेक्टरशिप नो कर देना है, लिस्टेड नो कर देना है। आप नीचे आइए, अगर आपकी बैंक डिटेल है और आपकी मैच है, वैलिडेटेड है, तो आप इसको नीचे आने के बाद कंफर्म कर दीजिए। तो मेरा जो पार्ट है जनरल इन्फॉर्मेशन है वो कंफर्म हो जाएगा। अब मेरा जो कैपिटल गेन है, जो मैंने प्रॉपर्टी सेल करी है उसके ऊपर अब मैं कैपिटल गेन का शेड्यूल फिल कर लेता हूँ। तो शेड्यूल कैपिटल गेन के ऊपर आप टिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको नज़र आ जाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग टॉप में ही नज़र आएगा। देखिए अब हमने
कोई बिल्डिंग सेल करी है तो हम इसके ऊपर मैं इसके ऊपर टिक कर देता हूँ। तो इस चेक बॉक्स के ऊपर टिक कर दिया मैंने और इसको कंटिन्यू कर दिया है। तो देखिए अब आपको ये दिखा देगा कि लैंड और बिल्डिंग और बोथ आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो चलिए जो टॉप में ही आपको नज़र आ रहा है लैंड और बिल्डिंग और बोथ, आप इस पर टिक कर दीजिए। आज जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपसे ऐड डिटेल के बारे में बोलेगा, तो आप इसमें फिल कर दीजिए ऐड डिटेल्स। तो मैं इसमें ऐड डिटेल्स फिल कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है, देखिए इफ़ एसेट इज रिक्वायर्ड ऑब्लिक इंप्रूवमेंट मेड ऑन और बिफोर 31 मार्च 2001 प्लीज़ एंटर डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल 2001। तो देखिए आपको ये बता रहा है यहाँ जो आपने प्रॉपर्टी सेल की है ये आपसे उसमें मांग रहा है कि ये प्रॉपर्टी आपने कब परचेज़ की थी और उसकी डेट ऑफ सेल क्या है। तो ये ऊपर जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो यही दे रहा है कि अगर आपने जो प्रॉपर्टी अभी सेल करी है अगर वो 31 मार्च 2001 से पहले की परचेज है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट ही यहाँ पर डेट ऑफ एक्विजिशन में 1 अप्रैल 2001 डालकर चलेंगे। तो चलिए हम इसको फिल कर लेते हैं। तो मेरे केस में जो मैंने प्रॉपर्टी परचेज करी थी वो 13 फरवरी 2015 को परचेज़ करी थी और जो वो मैंने सेल करी है वो 2 दिसंबर 2021 को सेल करी है, तो वो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। तब मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने कैलकुलेट किया तो यहाँ इसने दिखा दिया 82 मंथ एंड 0 डेज मीन्स सिंस पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 24 मंथ दिस इज टैक्सेबल अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 2 साल के बाद सेल की है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज या उसका होल्डिंग पीरियड 24 महीने से ज़्यादा का है या 2 साल से ज़्यादा का है तो आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा। तो प्रॉपर्टी परचेज करी 2015 में और सेल करी 2021 में, तो करीब करीब 6 साल के बाद सेल की है। तो जो होल्डिंग पीरियड है वो 24 महीने से ज़्यादा का है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा। तो अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो अब ये मुझे इस पेज पे ले आया है जहाँ मुझे ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए टॉप में आपको नज़र आ जाएगा ए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीवेबल, मतलब आपने जो प्रॉपर्टी सेल की है उसको उससे आपको क्या कंसिडरेशन मिला है नीचे दिखा देगा आपको, ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 14 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिखा देगा। चलिए इसको फिल कर लेते हैं। तो देखिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मैंने 80 लाख रुपया डाल दिया, जो प्रॉपर्टी सेल की है वो 80 लाख रुपए की सेल की है तो यहाँ पे वो डाल दिया। नीचे बी पॉइंट में आपको बोलेगा वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी। तो जब आप प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो उस टाइम आपको मालूम होगा इसकी कितनी है एज पर स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी, तो आप यहाँ फिल कर दीजिए। देखिए जो भी आप फिगर यहाँ फिल करेंगे ऑटोमेटिकली जो तीसरा कॉलम है यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट ही फिगर उठा लेगा, इन दोनों में से जो हाइयर फिगर होगी वो यहाँ पिक कर लेगा। तो मैंने यहाँ पे 80 लाख ही अभी फिल कर दिया है, तो बाय डिफॉल्ट ही देखिए जो फाइनल फिगर आ गई है मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अंडर सेक्शन 50C ये आपकी 80 लाख आ गई है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन अंडर सेक्शन 48। अब कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन ये जो प्रॉपर्टी मैंने परचेज की थी 2015 में वो 40 लाख रुपए की परचेज की थी। तो देखिए अब इसने मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट दे दिया है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन मीन्स जो महंगाई के साथ प्रॉपर्टी के दाम बढ़े होंगे या 5-6 साल में जो इम्पैक्ट आया होगा वो इम्पैक्ट का बेनिफिट इसने मुझे दे दिया। अब ये कह रहा है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है 40 लाख की है, बट आपने अगर आज 5 साल के बाद अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू लगाएं तो कम से कम 52 लाख रुपए होनी चाहिए। तो इसलिए 80 लाख रुपए मेरी सेल हो गई और जो वो मेरी कॉस्ट पकड़ेगा वो 40 लाख की बजाय 52 लाख पकड़ेगा, क्योंकि उसने मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट दे दिया। ये ऑटो कैलकुलेट कर लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। तो देखिए जब मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो देखिए आपको ये इस तरीके से कुछ दिखा देगा। सॉरी मैं नीचे आ गया। अब ये आपको देखिए इस तरीके से दिखा देगा 52,83,000 की आपकी प्रॉपर्टी हो गई। अब देखिए अब जब 52 लाख की आपकी कॉस्ट आ गई तो ये नीचे आपको दिखाएगा यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विद इंडेक्सेशन। अगर आपने उस प्रॉपर्टी में कुछ इंप्रूवमेंट किया है तो आप उसकी वैल्यू भी फिल कर सकते हैं। आप ऐड अनदर कर दीजिए, इंप्रूवमेंट की वैल्यू डाल सकते हैं, वो भी यहाँ कैलकुलेट कर लेगा। तो मेरे केस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। उसके बाद अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर होली और एक्सक्लूसिव किया इन कनेक्शन विद ट्रांसफ़र, तो चलिए हम इसको फिल कर लेते हैं। तो देखिए जो मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है उसके ऊपर मैंने कुछ 1 लाख का खर्चा भी किया है। तो जो मेरी टोटल कॉस्ट थी ऊपर 52 लाख वो 1 लाख से बढ़ गई और मेरी जो कॉस्ट हो गई है वो 53,83,000 रुपये हो गई है। तो बैलेंस मेरा क्या आ गया, ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के मेरा कैसे आया, 80 लाख रुपए की मैंने सेल की थी, जो मेरी फाइनल वैल्यू थी 80 लाख रुपए थी। उसके बाद 52 लाख रुपए की मेरी ये इंडेक्सेशन की कॉस्ट थी और 1 लाख रुपया मेरा जो है मैंने ट्रांसफ़र पर जो मैंने प्रॉपर्टी सेल की उस पर खर्च किया। तो मेरी जो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई वो 53,83,000 हो गई। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 26,16,000 का मेरे को हो गया। तो देखिए दोस्तों जो मुझे गेन हुआ है वो 26,16,000 का हुआ है। अगर अब मैं बात करूं जो मेरा ये 26,16,000 का गेन हुआ है, अब मुझे इसके ऊपर 20% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा, तो करीब करीब जो कि 5 से 5.5 लाख रुपए के बीच में आएगा। बट क्या है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था, अब आप इसको सेव कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब जो आपको ये कैपिटल गेन हुआ है 26,16,000 का, आप इसके ऊपर टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको देखिए सेक्शन दिए हुए हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 54, 54B, 54EC, 54F, 54GB। अब ये सारे ही सेक्शन मैं आपके साथ डिटेल में तो डिस्कस नहीं करूँगा, बट मैं आपको इसका ओवरव्यू दे दूंगा। तो क्या होता है कि ये 26 लाख आपको पूरा ही पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि जो 20% का टैक्स है इस 26 लाख के ऊपर ना लगे। तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो देखिए ये नीचे सेक्शन दिया हुआ है, मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ सेक्शन 54 दिया हुआ है। सेक्शन 54 के अंदर क्या होता है कि आपको जो प्रॉपर्टी आपने सेल की है उस प्रॉपर्टी की सेल करने के 2 साल के अंदर अंदर आपको एक नया रेजिडेंशियल हाउस परचेज करना पड़ेगा।
जो 26 लाख रुपए की अमाउंट आपको प्रॉफिट हुआ, कम से कम उतना अमाउंट उसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप कम करेंगे तो आपको कम ही माफ़ होगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। सिमिलरली आप 54B के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। 54EC के अंदर क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट के बॉन्ड परचेज करने पड़ते हैं, जिनका लॉक इन पीरियड जो है कम से कम 3 साल का होता है। और ये जो आपको बॉन्ड परचेज करने पड़ते हैं ये 6 महीने के अंदर परचेज करने पड़ते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर से। तो इस तरीके से देखिए, थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप बाकी सेक्शन भी आ जाएंगे। तो बट इस सेक्शन में मैं जो है, मैं इस केस में सेक्शन 54 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी मैंने सेल की है इसके 3-4 महीने के अंदर अंदर ही जब मैं अपनी रिटर्न की फाइलिंग करूँगा, जो मेरा प्रीवियस ईयर 21-22 असेसमेंट ईयर 22-23 उसके अंदर मैं ये जो प्रॉपर्टी है वो परचेज़ कर लूँगा। तो चलिए मैं सेक्शन 54 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं फिगर भी फिल कर देता हूँ। तो देखिए सेक्शन 54 मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेक्शन 54 के अंदर मैंने दिखा दिया कि मैं एक नया हाउस मैंने परचेज़ कर लिया है 45 लाख रुपए का। तो जो मेरा 26 लाख रुपए का मेरे को कैपिटल गेन हुआ था वो पूरा ही मैंने इन्वेस्ट कर दिया। अब सपोज़ करें वो 26 लाख रुपए में से आप 26 लाख इन्वेस्ट नहीं करेंगे, सपोज़ 15 लाख ही करते हैं, तो उस केस में जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो 15 लाख ही माफ़ हो पाएगा टैक्स से। बाकी 11 लाख आपका जो है उसके ऊपर 20% टैक्स लग जाएगा। तो यहाँ मेरा 26 लाख रुपए का गेन था। देखिए दोस्तों, मेरे को 26 लाख का प्रॉफिट हुआ था, तो मैंने क्या किया, 45 लाख रुपए का एक नया घर और ख़रीद लिया। तो अब मुझे क्या होगा, ये 26 लाख रुपए पे किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं इनकी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे फिल करनी पड़ेगी। तो ये 45 लाख रुपए मैंने यहाँ डाल दिया। थोड़ा सा नीचे आऊँगा तो देखिए अब ये आपसे डिटेल मांग रहा है, जो आपने प्रॉपर्टी सेल की है उसमें बायर कौन था, पैन ऑफ बायर और आधार ऑफ पैनर मैंडेटरी नहीं है। देखिए यहाँ पर वो मैंडेटरी का साइन नहीं लगा हुआ रेड कलर का, तो ये आपकी मर्जी है। उसका परसेंटेज क्या था, चलिए हम ये फिल कर लेते हैं। तो नेम ऑफ बायर देखिए मैंने फिल कर दिया है, पैन और आधार मैंडेटरी ने डाला नहीं है। उसे परसेंटेज ऑफ शेयर पूछ रहा है तो पूरा अमाउंट आपको डालना पड़ेगा। अमाउंट यहाँ पे डाल दिया आपने, जो 80 लाख की प्रॉपर्टी बेची थी, आप जितने में आपने प्रॉपर्टी सेल की है वही फिगर आप यहाँ डाल दीजिए, इतने में उसने परचेज की होगी। एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी ये सारा डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगा तो ये मेरी यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई है। देखिए वो जो नेम ऑफ द बायर यहाँ पे आ गया, मैंने हाइड किया हुआ, उसका परसेंटेज 100% था। उसने जो ये परचेज़ की थी प्रॉपर्टी 80 लाख की थी, क्योंकि मैंने 80 लाख की सेल किया तो उसने 80 लाख की परचेज़ की होगी। तो चलिए अब इसको ऐड कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगा तो आप देखेंगे कि जो मेरा टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मेरा इस केस में वो जीरो है। वो जीरो होने का रीज़न यही है क्योंकि मुझे 26 लाख रुपए का जो गेन हुआ था वो गेन मैंने इन्वेस्ट कर दिया 45 लाख रुपए की, मैंने नई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, तो इसलिए वो मेरा जीरो हो गया है। तो अब जब थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए अब आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है सेक्शन 54 के अंदर 45 लाख की प्रॉपर्टी परचेज की है, यहाँ पर उसको आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन अबाउट डिडक्शन क्लेम अगेंस्ट कैपिटल गेन। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐड डिटेल मांगेगा, ऐड डिटेल पे कर दीजिए। तो देखिए अब यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको सेक्शन, जिस सेक्शन में आपने वो डिडक्शन क्लेम किया। तो मैंने सेक्शन 54 के अंदर क्लेम किया, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। यहाँ पे सबसे पहले तो डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट, जो आपने अपनी एसेट को सेल किया है उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। उसके बाद उस सेल करने के बाद जो आपने एसेट परचेज़ की है, नया रेजिडेंशियल हाउस परचेज़ किया है, उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। कॉस्ट क्या है, नया जो हाउस है वो डालना पड़ेगा। तो चलिए हम ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, मेरा जो मैंने ओरिजिनल एसेट सेल करी थी वो 2 दिसंबर 2021 को सेल करी थी, जो 80 लाख की सेल करी थी। उसके अगेंस्ट एक जो मैंने नया हाउस परचेज़ कर लिया वो 3 मार्च 2022 में ही परचेज़ कर लिया। तो मान के चलिए करीब करीब 4 महीने के अंदर ही एक मैंने नया घर परचेज़ कर लिया। और उसके जो मैंने परचेज़ किया था वो 45 लाख रुपए का परचेज़ किया था। अमाउंट ऑफ रिडक्शन क्लेम में 45 लाख रुपए डाल देना। तो दोस्तों जितना आप परचेज़ करेंगे यहाँ फिगर सेम रखिएगा आप। अगर आप इस फिगर को मिसमैच कर देंगे तो आपको ये एरर दिखा देगा, आपका पेज जो है वो सेव नहीं करेगा। तो जैसे मैंने 45 लाख रुपए में सेल किया है, तो परचेज़ किया नया हाउस, तो देखिए दोनों जगह मैंने 45 लाख ही डाल दिया है। तो देखिए अब ये मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता देता हूँ, अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन स्कीम बिफोर ड्यू डेट। अब इसका मतलब ये होता है कि सपोज करें आपने जो प्रॉपर्टी सेल करी थी 2 दिसंबर 2021, तो 2 दिसंबर 2021 तो आपका 21-22 की रिटर्न आपको 31 जुलाई 2022 तक फाइल करनी है। तो आपको जो वो मकान बनाना है वो आप 2 साल के अंदर अंदर परचेज़ कर सकते हैं, सॉरी नया मकान, या अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको 3 साल का टाइम दे दिया जाता है। या फिर जो है आप जब सेल कर रहे हैं उसके 1 साल के अंदर पहले भी आप नया मकान परचेज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा, कई बार आपको क्या होता है जो आपकी कंस्ट्रक्शन है वो लंबी जा सकती है, आपको टाइम लग सकता है डिसीजन लेने में। तो तब तक क्या हो सकता है कि आप वो पैसा जो है ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो अगर आपका कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर पैसा डिपॉजिट हो गया तो आपका एक रिकॉर्ड में चला जाएगा कि आपने ये पैसा जो है कंस्ट्रक्शन के लिए रखा हुआ है या हाउस को परचेज़ करने के लिए रखा हुआ, तब भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो चलिए हम इसको, तो अब मेरे केस में जीरो है क्योंकि मैंने तो हाउस परचेज़ कर चुका हूँ, तो इसको अब मैं ऐड कर देता हूँ। तो देखिए जैसे मैं इसको ऐड करूँगा तो देखिए दिखा देगा कि जो मैंने ओरिजिनल एसेट ट्रांसफर की थी 2 दिसंबर को करी, नई एसेट मैंने 3 मार्च को परचेज़ कर ली, और जो नई एसेट परचेज़ की वो 45 लाख की करी। अब मैं इसको कन्फर्म कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इसको कन्फर्म करूँगा तो मेरा शेड्यूल कैपिटल गेन भी कन्फर्म हो चुका है।
चलिए अब मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ और मैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम को एक बार देख लेता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखिए मैंने सैलरी कुछ फिल कहीं नहीं, जीरो है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जीरो है। तो देखिए कैपिटल गेन भी आपका इसने यहाँ पर जीरो दिखा दिया है। जीरो होने का रीज़न सिंपली यही है, जो हमने सेक्शन 54 के अंदर 45 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया, अपना पूरा ही कैपिटल गेन, जो मुझे 26 लाख का कैपिटल गेन हुआ था वो मैंने पूरा ही इन्वेस्ट कर दिया, तो मुझे उसका बेनिफिट मिल गया, वो मेरा सारा जीरो हो गया। मुझे किसी भी तरीके की टैक्स की पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसको भी एक बार ओपन कर लेते हैं, शो डिटेल पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, ये देखिए आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो सेकंड पॉइंट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल एट द रेट 20%, ये जीरो नज़र आएगा आपको। अदरवाइज अगर वो इन्वेस्टमेंट मैं सेक्शन 54 के अंदर नहीं करता, 45 लाख का नया हाउस नहीं खरीदता, तो उस केस में जो वो मुझे 26 लाख रुपया गेन हुआ था, वो 20% के हिसाब से यहाँ आपको उसका जो है, ये यहाँ पर आपको उसका ये इनकम 26 लाख रुपए आपको यहाँ नज़र आ जाती है, और उसके ऊपर आपको 20% प्लस एजुकेशन के सेस के हिसाब से करीब 5.5 लाख रुपए के आसपास टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से अगर आपने भी कोई रेजिडेंशियल हाउस सेल किया है, तो इस तरीके से आप उसको उसके ऊपर जो टैक्स की सेविंग कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपनी ITR के अंदर उसको शो कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और नीचे दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करके प्रेस ऑल कर लें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।